सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे मुंसफ़े आला की तब्दीली, मुत्तहदा अपोजिशन हुकूमत का नया इम्तिहान, पार्लियामेंट जाने का फैसला, तब्दीली की परवाज में रुकावट, मालियाती बहरान की गुत्थी सुलझ नहीं रही, मिनी बजट आ रहा है, घबराना नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अब पता चला में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं। आज की सबसे अहम खबर, आज जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने 26वें मनसब आला के ओहदे का हल्फ उठा लिया है और ऐवान सदर में ये तकरीब हुई और सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने उनसे ओहदे का हल्फ लिया। अब वो बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने फ़राइज़ निभाएंगे। ओहदा उन्होंने संभाल लिया है और आज ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने पहला केस भी निपटाया है। तो सबसे पहले मैं असद खरल साहब आपसे जानना चाह रही हूँ, क्या तवक्कुआत है, क्या उम्मीदें वाबस्ता है आपकी जस्टिस आसिफ सईद खोसा से? देखिए, जिस तरीके से अपना मैं समझते हैं अगर करके जिस तरीके से टेन्योर अपना गुजारा है जो रिटायर्ड होने वाले चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार साहब ने, बहुत सारे जिस तरह मफाद आमा के इशूज़ थे, बहुत सारे बड़े बड़े ताकतवर माफियाज को जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट ने कानून की गिरफ्त में लाई, बड़े बड़े ये ओमनी ग्रुप हो, कब्ज़ा माफिया हो, लोगों के इशूज़ हों, पब्लिक के राइट्स हों। अब मसला ये है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साबिक जो जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब थे, वो सिविल के हवाले से उनकी बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ थी। अब जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब हैं, इनकी क्रिमिनल जो है उस हवाले से बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हैं। और यानी जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा लाहौर रजिस्ट्री में जो पेंडिंग केसेस थे क्रिमिनल, जो अपीलें जितनी थी, कराची रजिस्ट्री के अंदर और दीगर जो प्रिंसिपल सीट पे वो जो केसेस थे, जिस तेज़ी से उन्होंने वो केसेस निपटाए उसकी आज तक मिसाल नहीं मिलती। दूसरी जानब जो उन्होंने बात की है पेंडेंसी के हवाले से, झूठे मुकदमात के हवाले से, और फिर उनके जो सबसे अच्छी जो हमारा उनका जो पहले जो उनके साथ भी स्टाफ काम करता रहा है, उनसे जब हमारी बात हुई और जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले जो बल्कि बात हो रही थी एक प्रोग्राम ट्रांसमिशन में, अजहर सिद्दीक साहब ने जो बात की ना कि वो फैसला कोशिश करते हैं शॉर्ट ऑर्डर जो है कोर्ट के अंदर लिखवाते हैं। दूसरा उसके साथ साथ एक और उनकी बड़ी खूबी है कि उनकी हत्तुल इम्कान ये कोशिश होती है कि आज का फैसला जो है आज ही हर सूरत कंप्लीट किया जाए, और जब तक वो टाइप नहीं कर लेते, जब तक उसकी करेक्शन नहीं कर लेते, जब तक उस पर साइन नहीं कर लेते, उस वक्त तक वो आराम से नहीं बैठते। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी एक बात है, क्योंकि जो आप जितना डिले करेंगे फैसले को, उसमें एरर भी आ सकते हैं, उसमें बहुत सारी जो मेमोरीज है अंदर, बहुत सारी चीज़ें पेंडेंसी, और आप फ्रेश माइंड के साथ जो अगला केस नहीं सुन सकते। सही उनकी ये खूबी है कि जो केस वो सुनते हैं उसी को निपटाते। तीसरी सबसे उनकी जो अच्छी बात है कि उनके फैसले पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि दुनिया में और अहम तरीन जो बड़े बड़े ममालिक हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, बरतानिया हो या दीगर ममालिक हैं, वहाँ पे उनकी फैसलों को कोट किया जाता है, मिसालें दी जाती हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। और आज की तकरीब के अंदर भी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दो शायद चीफ जस्टिस साहब पहली मरतबा गैर मुल्की और एक जज साहब जो हैं वो उन्होंने बाकायदा शिरकत की, और साथ जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो भी उन्होंने बैठ के वहाँ पे जो है कुछ देर के लिए दावत दी गई थी और उन्होंने दावत दी, शिरकत की। तो मैं समझता हूँ फिर उन्होंने आते ही जो एक और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी है, यानी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा जो आइनी एक इदारा है, फोरम है जो एग्जेक्टिव के ऊपर चेक के हवाले से, उन्होंने खुद ही कहा कि आए तमाम इदारे जो बैठे और किसके पास जो एक हमारा रियासत का एक आइनी एक जो स्टेट का एक हेड है, हेड ऑफ स्टेट है, जो बेशक सिंबॉलिक है कॉन्स्टिट्यूशनल चूँकि मामले के हवाले से सदर पाकिस्तान,
तो उन्होंने कहा तमाम इदारे जो हैं उनको उनके साथ बैठना चाहिए सही। और आपस के अंदर जो गलतफहमियां हैं, जो उनको दूर गलतियां करना हैं, चाहिए। उनको बैठ के जो खामियां हैं उनको ऊपर काबू पाया जाए। उसमें उन्होंने कहा कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें एजेंसीज भी एग्जेक्टिव हों। है, इंटेलिजेंस इदारे हों, उसमें पार्लियामेंट हो, सारे जो लोग हैं वो वो मिलकर बैठ बैठे। के सही। एक चार्टर ऑफ गवर्नेंस के हवाले से उसको एक बेहतर नया करने के जो लिए काम कंसेप्ट करना है। दिया है वो उन्होंने, मैं समझता हूँ कि हुकूमत के लिए एक अप्रिशिएटेबल बात है कि वो चाहते हैं कि ताकि हर इदारा जो है अपने अपने हदूदों क्यूद में रह के काम करे। सही। और तीसरा जो उन्होंने जो बात की है पेंडेंसी की, वो हर दूसरे या तीसरे खानदान इनडायरेक्ट या इंडायरेक्ट उसका विक्टिम है, जो कि केसेस की पेंडेंसी कि अरसा दराज से केस 2-2 3-3 नस्लें हो जाती, खत्म नहीं होते ते, और साथ ही वो उसके जल्दी झूठे निपटाए जाएंगे। झूठे मुकदमात जो बना दिए जाते हैं, और फिर उसके अंदर ये सारे जो मामलात हैं उनकी फौरी और उसकी जो रेडरेसल है, यानी उनकी केसेस की जो डिस्पोजल है, उसके हवाले से जो उन्होंने एक बात की है, या उनका जो, और उसकी वजह बड़ा बड़ी है कि वो जबरदस्त प्लान है। खुद इसकी एग्जांपल है, मैं सही बता है, रहा सही है। हूं अच्छा। एज ए जस्टिस उन्होंने जिस तरह जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो मैंने बताया कि तकरीबन 59,000 शायद फैसले 55,000 से जायद 55,000 से केसेस जायद निपटाए की। और फिर और बात जो डॉक्टर साहब भी जानते हैं कि यानी ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप एडजर्नमेंट की बात करें तो वकला साहबान तो केस को खत्म ही नहीं होने देते। सही तो बात है, उन्होंने delaying यही कहा tactics भाई, होते हैं। यही कहा कि भाई या तो जज वो फिर वो बात आ जाएगी कि उनका एडजर्नमेंट तब भी मिल सकती सही है, है, सही। या तो वकील अल्लाह को प्यारा हो जाए और या जज अल्लाह को प्यारा हो सही। जाए, वरना आप तैयारी करके आए। मेरे सामने हुआ है। ये बात मेरे सामने डॉक्टर हुआ साहब कि बात ये है, वकील कितनी अच्छी जजमेंट बात है। मांग रहा था, उन्होंने कहा जी देखिए, आपके आपने पास को मजाक 4 बनाया हुआ घंटे हैं, फैसला कर हाँ ले, जी। नहीं तो या फिर आप अल्लाह को प्यारे हो जाए या मैं अल्लाह को प्यारा जो, इसके अलावा जजमेंट नहीं मिल देखिए, सकती। अच्छा चलिए वरना- मुझे ये वरना बताएं तो केस का कि फैसला हो ही नहीं अभी सकता। अभी जैसा कि उन्होंने बोला कि अब जजमेंट जो है वो बिल्कुल छोटी लिखी जाएगी, वो लंबे लंबे सफ़े जो आप लिखने बैठ जाते हैं, तहरीर करने में इतने दिन लग जाते हैं, फैसले महफूज हो जाते हैं, तहरीर करके वो तहरीर शुदा फैसला काफ़ी दिनों के बाद मिलता है। उन्होंने बोला है कि जजमेंट के लिए राइटर्स बाकायदा दिए जाएंगे, स्टाफ प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि जुडिशल सिस्टम में जो खामियां, ये मिसिंग चीज़ें, वो आपको लग रहा है कि अब इस टेन्योर में जस्टिस आसिफ सईद खोसा उनको फुलफिल करेंगे। देखिए, मैंने जो उनकी कल की तकरीर है मैं वो सारी सुनी है, उससे जो मुझे जो चीज़ सामने, और उनका अगर मैं कैरियर मेरे सामने है, अगर मैं देखूं तो वो जो सही लकूना है ना सिस्टम में, जो सिस्टम में खराबियां हैं ना, वो उसको दूर करने की बात कर रहे हैं। पहली बात ये है कि पार्लियामेंट का जो रोल है वो पार्लियामेंट अदा करे, जो बाकी इदारों का रोल है वो अपने अपने जुरिडिक्शन में रह के अपनी अपनी आइनी हदूदों क्यूद में रहकर काम करें। हो ये रहा है कि पार्लियामेंट जो है वो सारे इदारों की मामा चाचा बनी हुई है, और पार्लियामेंटेरियन ये समझ रहे कि हम सुप्रीम है और हम जो मर्जी करें, हमें कोई हाथ ना लगाए, हमें कोई ना पूछे। जिस तरह से अभी आप देखें कि शहबाज साहब हैं, उनको पीएसी का चेयरमैन बनाना था, सारे इकट्ठे हो गए। उनको प्रोडक्शन ऑर्डर ख्वाजा साहब के हैं, वो भी सारे इकट्ठे हो गए। और उसके बाद अगर आप देखें पंजाब असम्बली में भी यही हो रहा है, किसी बंदे का कोई एहतसाब हो नहीं रहा। नैब का खाम में अपनी तरफ से ही फाज चौधरी साहब जो है नैब के स्पोक पर्सन बने हुए हैं, और नैब को बार बार क्लैरिफाई करना पड़ रहा है, उसके बावजूद वो नैब के चाचे मामे बने हुए हैं। शहजाद अकबर साहब जो है वो JIT है, वो अपना काम कर रही है, लेकिन JIT के हवाले से वो हर चीज़ पे तबसरा किए जा रहे हैं कि JIT ये कर रही है, JIT वो कर रही है। फाजे पाकिस्तान है, उनके ये स्पोक्समैन अलहदा से बने हुए हैं। तो मगर पार्लियामेंट जो है वो तमाम इदारों के अंदर घुसी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, एक उन्होंने जो सबसे बड़ी एक बात की है कि 19 लाख केस है, यानी कि 19 लाख फैमिलीज जो हैं वो बेचारी कोर्टों में रुल रही हैं, और उन केसेस को सुनने के लिए 3000 मजिस्ट्रेट्स हैं या सिविल जजेज हैं। कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, लेकिन एक सबसे बड़ा इशू है जो इसमें सबसे बड़ी हिंड्रेंस है, वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं। पॉलिटिकल गवर्नमेंट चाहे शहबाज शरीफ की थी या जो अब भी है, अभी भी एक माइंडसेट है, वो माइंडसेट है ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट। यहाँ से जो भी अदालतों से समरीज जाती हैं तो एग्जेक्टिव के पास पहला जो तासुर है वो नाम में होता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट क्यूरीज लगाता रहता है हर समरी पे। कोई भी समरी जुडिशरी से जो एग्जेक्टिव के पास जाती है, चाहे वो पैसे मांग रहे हैं, चाहे वो पोस्टें मांग रहे हैं, कुछ भी होगा उस पर पहला जवाब आएगा जी फंड्स नहीं है ना, वो जनाब उसको उड़ा के फेंक देंगे। तो ये जो माइंडसेट है एग्जेक्टिव जो समझती है, जो CM पंजाब से पिछले 10 साल शहबाज शरीफ साहब
उन्होंने आप देखें कि अरबों रुपया पुलों पे, सड़कों पे इधर उधर लगा दिया, लेकिन जो उनके काम करने वाले थे, हेल्थ के इश्यूज हैं, उसके बाद एजुकेशन है, उसके बाद थानों का कल्चर चेंज करना था, और उसके बाद एक मिनट, उसके बाद जुडिशरी पे पैसे लगाने थे, लेकिन वो इसको डेड इन्वेस्टमेंट समझते हैं। वो समझते हैं कि वो चीज़ जो सामने नजर आती है वही बेहतरीन है, सड़क नजर आ रही है, मेट्रो ट्रेन ऑरिजिनल ट्रेन चलती नजर आएगी, मेट्रो नजर आएगी, उससे वोट मिलेंगे, लेकिन वो चीजें जो मुफादे आमा की हैं उनको वो डेड इन्वेस्टमेंट समझते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने खुद ही कल कहा था कि इस्लामाबाद नहीं, फैसलाबाद, इन सारे जो डिस्ट्रिक्ट अदालतें ये सारी बंद पड़ी हुई हैं, ये अब इनका सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं होगा कि ये अदालतें अब कैसे खुलवाई जाएंगी जो सब वकला एहतजाज करने निकले हुए? बिल्कुल आपने बड़ा सही कहा, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। इसमें बार काउंसिल्स को साथ लेके चीफ जस्टिस को मेरा ख्याल है कि वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि इसका मसले का हल क्या है, क्या वहाँ पर उनको हाई कोर्ट देनी है, नहीं देनी, उसके लिए रिसोर्सेज हैं या नहीं है। मेरा ख्याल है ये एग्जेक्टिव और जुडिशरी और बार काउंसिल, ये तीनों को मिलके बैठना होगा तो इस मसले का हल होगा। तो आसिफ खोसा साहब जो हैं उनको बिल्कुल जो उन्होंने बात की वो पेंडेंसी की बात कर रहे हैं, तो पेंडेंसी तो हालात ये है कि 4 महीने से कोर्ट ही बंद पड़ी हुई, तो आप देखें कि लाखों केस जो है वो बेचारे 4 महीने से लोग रुल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसको प्रायोरिटी पे वो हल कर देंगे और इसमें वो स्टेक होल्डर जो है उनको बिठाएंगे, तो ये एक सिटिंग में ये मसला हल होने वाला, ये कोई लंबा चौड़ा है सही नहीं। चले आगे बढ़ते हैं, आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं हुकूमत अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से। और ख्वाजा साद रफीक जिन्होंने नैब को ऐप बोला, उनकी तरफ से कहा गया है कि ये जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है उनका बचगाना रवैया है जो कि अपोजिशन के इत्तेहाद का सबब बना है। अब आपको क्या लग रहा है, ये जो इत्तेहाद बना है इस पोजीशन में है कि हुकूमत को किसी किस्म की मुश्किल में डाले, कोई ब्रेक थ्रू इन्हें मिल सकता है जिस मकसद के लिए असद साहब ये लोग इकट्ठे हुए हैं? देखिए, ये एक ही मकसद है, उसका मकसद है कि हुकूमत को दबाव में लाना, हुकूमत को प्रेशर में लाना, ताकि उनके खिलाफ जो केसेस बन रहे हैं, ज़ाहिर बात है कुछ इदारे अगर बराह रास्त नहीं भी हैं हुकूमत के मुताबिक, तो जिस तरह FIE है वो तो वजारत दाखिला के अंडर है और उसका चार्ज जो है कलमदान इमरान खान साहब ने अपने पास रखा हुआ है, और जो कई केसेस है वहाँ पे चल रहे हैं। नैब के हवाले से अब हालांकि बराह रास्त मुतायत नहीं है, लेकिन कई जगहों पे आके इन्होंने उसको किसी न किसी तरीके से अपने कंट्रोल में, जिस तरह हमेशा माजी में लेने की कोशिश की जा रही, उसका फाइनेंशियल जो है जो पावर है, ऑटोनमी है, वो अपने पास हुकूमत ने रखी है। उसके जो कंसल्टेंट रखने की जो चेयरमैन को कुछ पावर्स थी, वो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने ये साजिश करके सारा बना के वो प्राइम मिनिस्टर साहब को दे दी उसकी कि वो उनकी मर्ज़ी से लगेंगे। मामला ये है कि ये जो वक्ती तौर पर ये जो आपस में इत्तेहाद है, इस इत्तेहाद में दोनों जो पार्टियां हैं, PML NB और पीपल्स पार्टी भी, वो दोनों पार्टियां एक के साथ मिलके एक और 2 11, वो 11 दिखा के, लेकिन हर पार्टी अपने अपने तरीके से डील बनाने की कोशिश कर रही है, डील लेने की कोशिश कर रही है, अपना अपना जो है वो मामला बचाने की बात कर रही है। जिस तरह डोगर साहब ने कहा ना कि ये वो मनसूबे बनाते हैं जहाँ पे वोट भी मिले और नोट भी मिले, क्योंकि इस तरह के मनसूबों से गरज है। वो किकबैक्स होते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट। मामला ये है कि अभी ये सारे मामला चल रहे हैं। साद रफीक साहब बड़े एक्टिव हैं, आपने देखा कि वो बाहर हैं, चूंकि आजादाना घूम रहे हैं, मुझे एक बात करा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब डील लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कहा कि डील लेने की कोशिश कर रहे हैं, डील उनको सर रिलीफ तो उनको मिल रहा है, हर तरह का रिलीफ मिल रहा है। शहबाज शरीफ साहब जहाँ पर बैठे हुए हैं, PAC का चेयरमैन, आप कह रहे हैं गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल रहे हैं, तो गवर्नमेंट प्रेशर ले रही है, वो ले रही है ना, ये प्रेशर ही है ना। चेयरमैन बना दिया, इमरान खान साहब ने, हुकूमत ने कहा कि हम नहीं बनाएंगे, फिर भाई उसको 115 दिनों बाद आपने बना दिया। हमजा शहबाज को कहा कि अपोजिशन पैनल लीडर से, फिर PSC का चेयरमैन भी बना दिया। यानी बाप और बेटा, यानी बेटा अपने बाप का पंजाब में, सुन ले, बेटा अपने बाप का पंजाब में अब हिसाब करेगा, जारी बात बड़ा जबरदस्त हिसाब होगा, इससे तो कोई शक ही नहीं रहेगा। और जो बाप है वो अपने भाई का हिसाब करेगा। मामला इससे बड़े बात क्या है। और नैब जो है, जिसको वो बे ऐप के क्या कह रहे हैं साहब, ऐप जो कह रहे हैं, वो ऐप ही नैब बनेगा। जो ये सूरत अगर रही तो क्या साद रफीक साहब, आर चीमा साहब, फवाद हसन फवाद साहब, सलमान रफीक साहब, सलमान शहबाज साहब जो बाहर बैठे हैं, आने का नाम ले रहे, अली इमरान साहब, हमजा शहबाज जो जाने वाले हैं, फिर उसके बाद इसहाक डार साहब, हसन हुसैन, मरियम साहब बाहर बैठी हैं, कैप्टन सफदर बाहर बैठे हैं, नवाज शरीफ अंदर बैठे हैं, शहबाज शरीफ साहब, मोयर जरदारी साहब आगे आने वाले दिनों आते हैं। ये जो अभी इन्वायरमेंट है कि मुल्ज़म आज़ादाना फिर रहे हैं,
जो जेलों में कागजों में है वो भी बाहर है, पूरे परसेंट प्रिविलेज के साथ, प्रोटोकॉल के साथ, सरकारी और रिकॉर्ड जाया हो रहा है, गवाहों को धमकाया। समझ ले, क्या 1 रुपए की रिकवरी हो सकती है पॉसिबल? क्या कन्विक्शन हो सकती है? ये चीजें तो नजर आ रही हैं, ये चीजें तो नजर आ रही हैं, हर एक को नजर आ रही हैं। खान साहब बार बार कह रहे, पहले दिन जो असेंबली का सेशन उन्होंने कहा मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, वो आज भी ये कह रहे कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। वो कहते जा रहे हैं और एनआरओ मिलता जा रहा है। असल इशू तो ये है कि फिर वो कौन सी ताकतें हैं जो एनआरओ दे रही है और खान साहब नहीं देना चाह रहे। जिस तरह से खैर साहब ने कहा है ताकतें स्पीकर असेंबली में प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करता है। मुझे बताएं वो किसका है, वो कौन सी ताकत है, किस जमात से तल्लुक है? मुझे एक बात बता, पीएससी का चेयरमैन जो है शहबाज शरीफ को किसने बनाया? वो भी पार्लियामेंट में इमरान खान साहब ने बनाया। तो ये उसके बाद खान साहब की मर्जी के बगैर क्या स्पीकर उसके ख्वाजा साहब की प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर सकते हैं? बल्कि मुलाकात हुई, खान साहब से मुलाकात हुई, उनकी हुई फरोग, लेकिन बात फिर डोगर साहब वही है जो हमने बात कर रहे हैं ना, एक मिनट, कि 4-5 चोर हर पार्टी में बैठे हुए हैं और वो बैठे हो की पोस्ट पे। अब पीटीआई में भी वही रेशो है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे एक बात बताएं, वही रेशो है जो इमरान खान साहब के साथ जो स्पीकर में अभी बताएं, अयाज सादिक साहब, परवेज खटक साहब, असद कैसर साहब और एक दो और जो आपके लोग जो हैं मुख्तलिफ पार्टियों के, वो घी शक्कर हैं आपस में, ठीक है। वो कहते हैं तो खान साहब किस तो खान साहब के पास वो वफद बन के जाता है। मतलब ये है अब शहबाज शरीफ साहब अपने पार्लियामेंटेरियंस, अपने जो उनके अहम लीडर हैं उनके सामने बेबस है। बेबस नहीं है, मुझे उनको पता है कि अगर इनको ना मिला तो कल को हमारी बारी आएगी, हमें नहीं मिलेगी रिलीफ। इमरान खान साहब को वो नहीं कह रहे, वो गिव एंड टेक कर रहे हैं, अपना बचा रहे हैं दामन। उनको पता है शहबाज शरीफ साहब को आज देंगे, कल परवेज खटक को मिलेगा, कल महमूद खान को मिलेगा। आ रही है ना कल खान साहब की तो बेबसी नजर आ रही है। मुझे एक बात बताएं, एक तरफ आप कह रहे हैं नैब के हालात ये हैं कि नैब बेचारी के पास प्रोसिक्यूटर ही नहीं है, सारे केसेस तो जो केसेस था वो सारी बेबस है। आप मुझे ये बात अब जो हालात हैं कि नैब का मुल्ज़म फिजिकल रिमांड पे, नैब का मुल्ज़म जुडिशल कस्टडी पे, वो उसको आप ले जाते हैं उचक के, आप असेंबली में जाकर बिठा देते हैं। अब ये हम तोको करें कि वो बंदे को कन्विक्शन होगी, उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन होगी, वो नैब उसके खिलाफ एविडेंस ला सकेगा, उससे नैब रिकवरी कर सकेगा। नहीं हो सकता, ये कैसे पॉसिबल है? वो वहां बैठ के सारे सबूत सारे साफ करवाए जा रहे हैं। और आपको पता है कोर्ट अदालत में फोटोकॉपी पे सजा नहीं हो सकती, जरदारी से बेस पे बरी हुए। खान साहब कह रहे मैं एनआरओ नहीं दूंगा, खान साहब कह रहे कि ईसीएल पे इनके नाम है, इनको इतनी जल्दी क्यों है निकलवाने की, बाहर क्या ये बाहर क्यों जाना चाह रहे हैं? उनके जो मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो फवाद चौधरी हैं, चाहे वो उसके बाद शहजाद अकबर हैं या फैसल वावडा हैं, अली जैदी हैं, उनकी स्टेटमेंट सुने। वो ऐसी है कि जैसे करप्शन पे वो पता नहीं गवर्नमेंट जो है कितनी तकड़ी है और करप्शन पे वो किसी को छोड़ेंगे नहीं। कभी वो फवाद चौधरी कह रहे कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, जरदारी की सियासत खत्म हो गई, शहबाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई। दूसरी तरफ एक तरफ आप आम आवाम की बात करें, एक तरफ लोग इनको देख रहे हैं कि इनकी स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, एनआरओ नहीं मिलेगा, लूटा हुआ पैसा वापस आएगा, बाहर हमने बातें करनी शुरू कर दी है, बाहर से पैसा सारा वापस आ जाएगा। दूसरी तरफ जिनके बारे में बातें हो रही हैं उनको कोर्ट से भी रिलीफ मिल रहा है, उनको गवर्नमेंट और बड़ा बात पैसे की बात। एक मिनट के 5 माह में 500 जो अरब के भी सारा जिनके ऊपर इल्जाम है, उनसे 5 रुपए तो आप रिकवर नहीं कर सके। मेरा ख्याल है 5 करोड़ से ज्यादा उल्टा उन सरकारी शाही मेहमान जो है मुल्जमान है उनके ऊपर लगा दिया गया है। छोड़ दिया जाए। ये जो नैब की टीमें हैं, वरना ये जो गवर्नमेंट की टीमें हैं, ये जो बाहर लंदन के दौरे हो रहे हैं, ये यूएई के दौरे हो रहे हैं, गल्फ स्टेट्स के दौरे हो रहे हैं, सारी दुनिया के दौरे हो रहे हैं, इस नाम पर कि वहां से जो लूटा हुआ पैसा है वो वापस आएगा, वहां पर जो प्रॉपर्टीज बनी है वो वापस आएंगी। अभी तक कोई प्रॉपर्टी वहां से वापस नहीं आई, कोई लूटा हुआ पैसा नहीं आया, और उल्टा ये हुआ कि साग डार की जो यहाँ पर प्रॉपर्टीज है उनकी गाड़ियां गायब हो गई। तो लोग अवाम जो है बिल्कुल सब फसल हुई है, लेकिन लोग बेचारे भूख से मर रहे हैं, लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं, और ये उनको जो ख्वाब दिखा रहे हैं ख्वाब पूरा नहीं हो रहा। खतरनाक बात, सबसे बड़ी खतरनाक बात क्या है? सबसे बड़ी जो मुल्क के लिए, जो इदारों के लिए, जो मुल्क के लिए सबसे बड़ी खतरनाक बात है, जो अकाउंटेबिलिटी के लिए सबसे बड़ी खतरनाक बात है कि ये सारे जो अरबों रुपए की करप्शन के अंदर जो बड़े बड़े लोग आज कागजों में जेलों में बैठे हुए हैं, ये धुल के
ये क्लीन ड्राई क्लीनिंग के जरिए ये बाहर आएंगे, इस एनवायरनमेंट के जरिए सजा हो ही नहीं सकती। और ये जब बाहर आ जाएंगे तो ये फिर कहेंगे कि देखें हमें जेलों में डाला गया, हमें अकूबत खानों में डाला गया, हमारे ऊपर यहाँ पे, और ये अकूबत खाने आप देख रहे हैं रोज शहबाज को कमर दर्द वाले हैं जो उनका जोश जज्बा भी देखते हैं। कहना होता है असेंबली में आके कहते हैं, उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट के बाद अचानक कमर में मसाज करवाना है। जाते नहीं है, खबर चलती है, जाते हैं, उनकी जाने वाली हालत है ऐसी जिस तरह लगता है ये स्थान में भी इस तरह ड्रामा। अच्छा मुझे बताएं बाबर साहब, अब इमरान खान साहब ने कड़ी तनकीद के बाद ये फैसला कर लिया कि पार्लियामेंट के सेशन में वो शिरकत करेंगे। वो तो कल में हमने कह दिया, सहरिश हमने कल पूछे डॉक्टर साहब, मैंने कहा ना कि आपकी तो तनकीद की वजह से ही कहा है ना उन्होंने, फिर तनकीद के बाद ही कहा है ना उन्होंने। अब मुझे बताएं माहौल कैसा होगा असेंबली का, क्या यही सूरत हाल होगी? ऑपोजिशन आएगी, अपना मौक़िफ़ पेश करेगी, वॉकआउट कर जाएगी, इमरान खान साहब को गालियां निकाल लेंगे और चले जाएंगे। ऐसे नहीं तो ठीक है ना, इनके पास भी तो मिनिस्टर्स की एक बहुत बड़ी तादाद है, ये उसका जवाब देंगे। खान साहब ये पार्लियामेंट जो है ये ताकत का सरचश्मा है। इमरान खान साहब को अगर किसी ने प्राइम मिनिस्टर बनाया तो इस पार्लियामेंट ने बनाया, इमरान खान साहब को इख्तियारात दिए तो इस पार्लियामेंट में दिए, तो उनको जवाबदेह तो होना पड़ेगा, पार्लियामेंट में आना पड़ेगा। अगर इकोनॉमिक क्राइसिस है उस पर बात होगी तो उसका जवाब देना पड़ेगा। अगर खान साहब जो है वो अगर वो समझते हैं कि पीएसी का जो चेयरमैन बनाया उस पर भी खान साहब को जवाब देना चाहिए कि ये जो यू टर्न मारा है ये क्यों यू टर्न मारा है। अगर खान साहब कह रहे मैं एनआरओ नहीं दूंगा, वो पहले तो ये क्लियर करें कि उन पे कौन प्रेशर डाल रहा है एनआरओ के लिए, इसको क्लैरिफाई करें। अगर बाहर से प्रेशर आ रहा है वो भी कौम को बताएं, अगर अंदर से प्रेशर आ रहा है वो भी कौम को बताएं। हर एक बंदा इस टाइम पूरी कौम का सवाल सिर्फ एक है, वो ये है कि खान साहब आप कह रहे हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा, तो एनआरओ वो कह रहे हैं हम एनआरओ मांग ही नहीं रहे, तो फिर कौन मांग रहा है? और ये जो रिलीफ मिल रहा है वो उस पे आपको कौन दे रहा है और किसका प्रेशर है आप पे कि ये रिलीफ मिल रहा है? बाकी ये अब ड्रामा नहीं चलेगा, लोग लोग तंग आए हुए हैं। आप बाहर निकले, आदमी आपसे बात करता है कि क्या लूटा हुआ पैसा कभी वापस आएगा? लोगों में मायूसी बढ़ रही है। यही वजह जो सरमायाकारी अब आना बंद हो गई, 70% कमी हुई, इसकी वजह यही है। मुझे ये बताएं कि अपनी आइडियोलॉजी थी, इन्होंने बड़ा तिड़के बोला था पहले ही इजलास में, पहली स्पीच में कि भाई मैं आऊंगा महीने में 2 दफा के सवालात के जवाब दूंगा, एग्जाम्पल सेट करूंगा मैं। और उसके बाद अब ये अपना खुद ही ये आइडियोलॉजी देने का परसेप्शन इन्होंने जो दिया है कि खुद ही मुकर गए, आए ही नहीं, भाई मुझे दौरों पर जाना पड़ रहा है, मुझे इमदाद देनी पड़ी है, हालात ही ऐसे हैं, तो ये क्या तासुर गया? मुझे एक बात बताएं, जितने भी उन्होंने बातें की थी 50 लाख नौकरियां देंगे, 1 करोड़ को लोगों को रोजगार देंगे, गवर्नर हाउसेज जो है वो स्टूडेंट की यूनिवर्सिटियां बन जाएंगी, जनूबी पंजाब बन जाएगा। कहाँ पे गया वो गवर्नर हाउस? अब खबरें तो ये हैं कि गवर्नर हाउस पंजाब जो है, पंजाब के जो गवर्नर है वो पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं। 109 बंदे तो सिर्फ उनकी सिक्योरिटी पे लगे हुए हैं। मगर आप इससे अंदाजा लगाएं कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी के कल्चर को खत्म कर दिया जाएगा। जब व्हाट्सएप पे ये होते हैं अवेलेबल और अपने वज़रा से बातचीत करते तो कोई नहीं इन्हें बताता कि भाई ये गवर्नर पंजाब को तो देखें आप, सऊदी सरवर साहब को। इमरान खान लोगों की बहुत बड़ी उम्मीद थे, बहुत बड़ी उम्मीद थे। मैं खान साहब को इस प्रोग्राम के तवज्जो से बताना चाहता हूँ कि खान साहब लोगों में मायूसी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। अभी भी वक्त है। लोगों के जो इश्यूज है ना वो अभी तक आपने हल नहीं किए। बेरोजगारी का इशू हल नहीं हुआ, घरों का इशू हल नहीं हुआ, गुर्बत बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, हेल्थ के इश्यूज बढ़ रहे हैं, एजुकेशन के इश्यूज बढ़ रहे हैं। हाँ, लोगों को अगर कोई थोड़ा बहुत रिलीफ मिला था तो वो चीफ जस्टिस की वजह से मिला था। वो जो स्कूलों की फीसें कम हुई वो उनकी वजह से हुई। ये जो कब्जा माफिया से प्रॉपर्टी छुड़वाई गई वो उस पर भी आपका कोई क्रेडिट नहीं है। अभी तक इन 6 महीनों में इस गवर्नमेंट की कोई एक ऐसी अचीवमेंट नहीं है, कोई एक ऐसी कारकर्दगी नहीं है जिसको देखकर लोग ये कहें कि ये हमें लेके। सही है। मुझे बताएं असद साहब, वो क्या रिपोर्ट है आपके पास? जो सिटीजन पोर्टल एक बना था प्राइम मिनिस्टर हाउस में जहां पर लोगों की दरखास्तें आनी थी और बराह रास्त तो जल्द अज जल्द निपटाई जानी थी, उसका स्टेटस क्या है? मैं समझता हूँ सहज, मेरे पास इत्तेफाक से ना सिटीजन जो पाकिस्तान जो पोर्टल है उस हवाले से 2-3 एग्जाम्पल मेरे अपने इलाके के अंदर हुई। अब वहाँ पे कंप्लेंट की गई कि इस इलाके के अंदर सुई गैस के अंदर जो सीवरेज का पानी आ रहा है तकरीबन 400-600 घरों के अंदर, ये की गई 22 दिसंबर को। एक जो बंदा है कंज्यूमर उसने कर दी पोर्टल पे थंब आ गया कि इन प्रोग्रेस और MD SNGPL को भेज दी गई। उसके बाद 3 जनवरी को
दोबारा आया कि उसकी जो डी वाटरिंग की जा रही है, यानी जो सीवरेज जो सुई गैस की लाइनें हैं उसके अंदर जो सीवरेज का पानी है वो डी वाटरिंग की जा रही है और मामलात जो है रिजॉल्व हो गए। सही। अच्छा, जबकि वो हुए नहीं थे। उसके बाद यानी लेकिन ये मैं बताता हूँ कि चले जब भी नोटिस में लाया गया सीनियर मैनेजमेंट पे तो 14-15 जनवरी को उन्होंने एक ही दिन के अंदर रिजॉल्व कर दिए। झूठी रिपोर्टें किस तरह चलेगी, जैसे इसी तरीके से कब्ज़ा ग्रुप, मेरे जो हमसाए हैं वो चूँकि बुज़ुर्ग हैं वो बाहर रहे हैं, उनको बड़ा शौक़ है, वो पंजाब हुकूमत के वाले से और पोर्टल के वाले से रोज़ कोई ना कोई नई जो है ना वो 4-5 मुझे चीज़ें बताते हैं कि जी मैंने ये कर दिया। फिर इस तरह उन्होंने जो लैंड माफिया जो था कब्ज़ा, वहाँ पे जो तजावज़ात वाले होते हैं दुकानों के आगे, उनके ऊपर उन्होंने एक पोर्टल पे पंजाब गवर्नमेंट में लिखा। अच्छा, पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया कि उनको कहा कि आपका इन प्रोग्रेस है, जवाब आ गया और वो बेचारे मुझे कह रहे हैं कि मैं ऐसे थंब कर देता हूं, डाउन करता हूं, कभी होता नहीं। पड़ा हुआ है वो जवाब जो है वो एक अच्छा, आप वो क्या कहते हैं? हाँ, जो सवाल भी आता है उसका जवाब इन प्रोग्रेस और मसला हल करने के लिए प्रोसेस है। और खान साहब को जो प्रेजेंटेशन मालिक के साथ दी जा रही है ना कि ये इतने रिजॉल्व कर दिए गए हैं, मेरा ख्याल है 90% उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो गलत है, उनको मिसलीड किया जा रहा है। वो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। अब पता चला। अब पता चला। वेलकम बैक जनाब। एक और बहुत अहम खबर है। बताया ये जा रहा है कि जो इस हुकूमत ने, जैसे ये हुकूमत बनने वाली थी और उससे पहले जब सारी कैंपेन चल रही थी इलेक्शन के हवाले से, तो मंशूर का ऐलान किया गया था। इसमें जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के हवाले से एक वादा किया गया था आवाम से। उसके बाद हमने ये देखा कि जैसे हुकूमत बनी, अपोजिशन ने ये मुतालबा किया कि भाई उस बारे में क्या सोचा है, कुछ जल्दी सोचो, हम खुद तैयार हैं आपका साथ देने के लिए, जनूबी पंजाब सूबा बनाने के लिए। तो अब वज़ीर आला ने जनूबी पंजाब अलग सेक्रेटेरिएट बनाने के काम पर आगाज़ कर दिया है। तो ये कैसी पेशरफ्त है बाबर साहब? देखें, बड़े अरसे से मेरे तो कान पक गए हैं कि जनूबी पंजाब के हवाले से एक लहदा सेक्रेटेरिएट चौधरी पीरलाई के दौर में भी आगाज़ हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, शुरू हो गया, फिर वो कुछ नहीं निकला। शहबाज ने भी 10 साल इसी में ज़ाया कर दिए हैं। 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने में अभी जनूबी पंजाब पे बेतहाशा बातें होती रही हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई नहीं आ रहा। और मुझे ये लग रहा है कि ये जो सारी एफर्ट है कि जनूबी पंजाब में अब अलहदा से एक सेक्रेटेरिएट बनाया जाएगा, ये सिर्फ जनूबी पंजाब का जो सूबा बनाना था उस पर मिट्टी डाली जा रही है। अच्छा। इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि माजी में भी यही होता रहा है कि बात होती थी सुबह से और एंड होती थी जाके सेक्रेटेरिएट पे, और अल्टीमेटली वो भी नहीं बनता था। आप जनूबी पंजाब की बात करें कि वहाँ पर जनूबी पंजाब में एक सेक्रेटेरिएट बनेगा, वहाँ पर जो लोग हैं उनको वहाँ पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होगा, एडिशनल IGP होगा, जहाँ वहाँ लोकल लोगों के मसाइल वहीं पर हल हो जाएंगे। मुझे एक बात बताएं, क्या उस्मान बुज़दार साहब अभी तक बता सकते हैं कि उनका जो अपना सेक्रेटेरिएट है पंजाब में, अभी तक वहाँ पर कितनी फाइलों की डिस्पोजल हुई है? सही। कितने इनिशिएटिव जो थे वो वहाँ से लिए गए हैं? मुझे ये पता है कि मैंने चौधरी पीरलाई का दौर भी देखा, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी GM सिकंदर भी देखे, जो रोज़ के 400-400 MPs और MNAs को डील किया करते थे। उसके साथ साथ सारे पंजाब के जितने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट थे या जो कुछ भी था उसको मॉनिटर भी वहीं से बैठ के किया करते थे। शहबाज शरीफ करप्शन के चार्जेस बिल्कुल ठीक है, लेकिन डिस्पोजल बहुत तेज़ थी उनके सेक्रेटेरिएट की। यहाँ पर राहिल सिद्दीकी साहब बैठे हुए हैं और मेरी इत्तला ये है कि 20-20 दिन यहाँ से फाइल ही नहीं निकलती। मैं चैलेंज कर रहा हूँ CM सेक्रेटेरिएट को, मुझे दिखा दें कि CM भी जो फाइल कहता है वो भी 20-20 दिन नहीं निकलती, वो वहीं पर पड़ी होती है। और हालात ये है कि ये नहीं पता चलता कि ये डिपार्टमेंट कौन सा है, किस डिपार्टमेंट को पहुंचानी है। राहिल सिद्दीकी साहब किसी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी नहीं थे जब अभी तक अपने कैरियर में। वो पहली पीछे तो दौरा भी किया था, आपने खुद ही बताया था, बुज़दार साहब ने बोला सारे स्टाफ को कि भी टाइम पे पहुंचने, अपने दफ्तर वो गए थे, तो वो तो भी बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं दफ्तर के अंदर बगैर। मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि राहिल सिद्दीकी साहब जो है वो किसी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी नहीं रहे, अथॉरिटीज में रहे हैं, बावलपुर में रहे हैं ना, साउथ पंजाब में सर, लेकिन किसी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी नहीं रहे। उनको पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन का कोई पता ही नहीं है। चीफ मिनिस्टर जो है वो बेचारे पहली दफा MPA बने, पहली दफा चीफ मिनिस्टर बन गए, सेक्रेटरी वो चुन के नगीना रखा जिसको खुद किसी चीज का नहीं पता। तो जो आपको अभी तक सेक्रेटेरिएट मिला है
वहां पर ही डिस्पोजल कोई नहीं है। तो जनूबी पंजाब की आप बात क्या कर रहे हैं? मुझे तो लग रहा है कि उसका भी यही हाल होगा। असल इशू ये है कि लोगों के मसाइल हल हो। यहाँ पर जो मसाइल आते हैं वो मसाइल जो है उनकी रेजोल्यूशन हो, वो नहीं हो रही। जो अपोजिशन है ना, उसको तो कुछ ऐसा पॉइंट चाहिए जहाँ पे वो हैमरिंग करें। अगर ये इस मामले में कमजोरी दिखाएंगे या फिर पीछे हटेंगे जरा सा भी, तो वो तो नहीं छोड़ेंगे। वो तो पहले से बोल रहे हैं, उनको पता है कि काम इतना आसान नहीं, हिकअप्स इसमें आएंगे। उन्होंने बोला भी हम आपका साथ देने को तैयार है, करो, करते क्यों नहीं हो? तो आपको इतना आसान लग रहा है, ये हो पाएगा? ये नामुमकिन है, नामुमकिन है। मैं कह रहा हूँ ये हो नहीं सकता, ये नहीं करेंगे, ये कभी भी नहीं करेंगे, ये इलेक्शन आने तक भी नहीं करेंगे। उसकी वजह है कि अगर ये साउथ पंजाब के अंदर हुकूमत बनाने की बात करते हैं, सेक्रेटरी की मैं ऊपर भी आ जाता हूँ, तो दैन तो इनकी तख्ते लाहौर जो है वो हुकूमत नहीं बनती। तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब ने कहा ना, तो जल्दी से हमजा ने कहा, क्योंकि वो उनको तो पकी पकाई खीर जो है प्लेट में मिल जाएगी कि अगर साउथ पंजाब में जब बनाते हैं तो अद्दी अक्सरियत के हिसाब से आपकी हुकूमत जो है वो तख्ते लाहौर में कायम नहीं रह सकती, वो नून लीग की बन जाएगी, क्योंकि सेंट्रल पंजाब में जो अद्दी अक्सरियत है उनकी सीटें ज़्यादा हैं। तो साउथ पंजाब के अंदर जो है तो आप वादा भी तो किया है ना, वो वादा छोड़ दें, वो वादा किया जो हुकूमत वादा पीपल्स पार्टी ने किया, नून लीग ने किया, पंजाब असेंबली में करारदाद आई, हुकूमत खड़ी है, उनको नाराज कर देंगे तो फिर हुकूमत कैसे रहेगी? अच्छा सुन ले, दूसरी बात आपने बात की, डोगर साहब भी बात की कि हमारे कान पक गए। बिल्कुल ठीक है कि परवेज लाई साहब के दौर से ये शुरू हुआ कि सेक्रेटेरिएट का अलहदा हम क्याम करेंगे लोगों को, ताकि उनको मौके पे या करीब में उनके मसाइल हल हो जाए। आपको पता है सेक्रेटेरिएट जो करना है कायम, उसके लिए कितने अरब नहीं बल्कि कितने 100 अरब रुपए दरकार होंगे, क्योंकि पूरा इंटायर आपको जो हिरार्की कायम करनी होती है, पूरा सेक्रेटेरिएट बनाना होता है। तो एक छोटी सा ऑफिस नहीं है आपके पास, तो मुल्तान भावलपुर के बेंच बनाने के लिए फंड नहीं है जिसपे आप हड़तालें कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे थे वो छोटा सा नहीं, मुल्तान सॉरी, अभी फैसलाबाद गुजरांवाला जो है, और बल्कि और भी डिमांड आ रही है, तो उनके लिए फंड नहीं है, क्योंकि फंड उसके लिए भी ऐसे है कि तमाम ब्रांचेज एक पैरेलल पूरा, जिस तरह हाई कोर्ट के अंदर तमाम ब्रांचेज होती हैं, वो बेंच के अंदर भी वो सारी ब्रांचेज होती है। अब सेक्रेटरीट के अंदर भी डोगर साहब भी समझते हैं, हम भी समझते हैं 45 डिपार्टमेंट के एडिशनल सेक्रेटरीज वहां पर होंगे, 45 डिपार्टमेंट के, फिर एसओ, फिर उनके सुपरिटेंडेंट, फिर असिस्टेंट, डिप्टी सेक्रेटरी, पूरा सारा स्टाफ होगा। और उसके बाद इस तरह पुलिसिंग के अंदर तमाम महकमों के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनके एडिशनल सेक्रेटरीज हैं। वैसे मेरा एक सवाल है, 1 अरबों रुपए का जितना बनाना है ना, उतने अरब रुपया वहां पे लगा देना तो वो पेरिस बन जाएगा। वैसे आपने उसको डिवाइड तो कर दिया हुआ है। सेंट्रल पंजाब को मेरा मतलब है कि देखते हैं एहसन जमील गुज्जर और तोरखा बुजदार जो है वो देखते हैं साउथ पंजाब को। तो डिवीजन तो पहले हुई है, उसके बाद सेक्रेटरीट बनाने की वजह जरूरत क्या है? क्योंकि खुद सीएम ने यही कहा कि जी कि वो तोरखा बुजदार साहब एक बात भूल रहे हैं, सेंट्रल पंजाब के साथ एक और भी कैरेक्टर है। वो कैरेक्टर है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो है, जो होम सेक्रेटरी है फजील, कैप्टन रिटायर्ड फजील असगर साहब, जिन्होंने जो खतून जिसको कमल बतूल की बात हम कर रहे हैं ना, जो जूनियर मोस्ट हमने खूबियां ढूंढ ली हैं जी कि जो उनमें क्या क्वालिटीज़ हैं। अब मैं वो बात जो उन्होंने डोगर साहब अगले दिन उन्होंने की है ना, ये फजील असगर साहब, ये रिकॉर्ड पे चीज़ें होती हैं। उन्होंने कहा कि आपके लिए तो मैंने एक डीसी को वहाँ से हटा दिया। ये मैं जो बात कर रहा हूँ ना, फजील असगर साहब इसको मैं वैसे आपको एक और बात और बहुत सारी चीजें, मैं आपको एक और बात आप इस बात को चैलेंज करें, इसके क्या मतलब है? नहीं कर रहा, उस खतून को ये फोन करके आप कह रहे हैं कि मैंने आपकी खातर आपके लिए एक डीसी को छुरी फेर दी, हटा दिया। इसका तर्जुमा जरा मुझे आप बता दीजिएगा और इसको चैलेंज कीजिएगा। फिर और बहुत सारे कच्चे चिट्ठे, बहुत सारे मामला, बहुत सारी चीजें नैब के पास भी हैं। शेख अफजल के पास जब आप जाते थे, फिर इजाज शाह साहब ने जब आपको डीसी मुल्तान लगाया, ननकाना लगाया, फिर गिलानी साहब ने आपके ऊपर निछावर हुए डीसी मुल्तान, और फिर वहां से आपको चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद लगा दिया। अब्दुल्ला फैज, वो सारे चीफ सेक्रेटरी में सुन ले, यूसुफ नसीम खोखर साहब जो मौजूदा चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, वो इस बात पे सख्त नाराज हैं कि अगर इस तरीके से ये क्राइटेरिया, ये मेरिट और इस तरीके से डिप्टी कमिश्नर की तैनातियां होनी है। यूसुफ नसीम खोखर साहब जो है इसके बड़े रंजीदा हैं, बड़े गमजदा हैं। आप पता नहीं वो भी हेल्पलेस हैं या नहीं है, या फजील असगर गुज्जर साहब
आपको पता है वो गुज्जर भी है, ये नहीं मैं आपको एक बात बताऊं, चले जो भी है, हम जात बरादरी पे नहीं जाते। मेरा सवाल ये है कि मुझे इतना पता है कि फजील असगर जो है इस टाइम सीएम के साथ बहुत करीबी हैं, और चीफ सेक्रेटरी जो है, चीफ सेक्रेटरी जो है वो बिल्कुल इस टाइम बैकग्राउंड पे है। अब मुझे एक बात बताएं, सेक्रेटरी टू सीएम वो परफॉर्म नहीं कर सकता, सीएम परफॉर्म नहीं कर सकते, चीफ सेक्रेटरी परफॉर्म नहीं कर रहा, तो ये सुबह चल कैसे रहा है? ये अब्दुल्ला फैज साहब मुशर्रफ दौर में आपको पता है कि वीडियो लीक हुई थी। सही है, एक वीडियो लीक हुई थी। अब्दुल्ला यूसुफ थे जो चेयरमैन एफबीआर थे, उन्होंने आपको पता बड़ा अच्छा माशाल्लाह पता नहीं गिलास भी सर पे रखा था डॉक्टर साहब के, ठीक है, डांस किया था। अब इमरान खान साहब को एक नायाब हीरा मैं आपको बता रहा हूँ मिल गया है, को बाहर से अगर आए को आपको तहफा मंगाने की जरूरत नहीं है। आपके माशाल्लाह जो कमिश्नर हैं जो गुजरांवाला डिवीजन है, कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन असदुल्ला फैज साहब, उन्होंने जो घर के अंदर एक महफिल थी, तकरीब थी, जो भी उसको नाम दे ले, पार्टी बोलेंगे, वहां पे जो उन्होंने आपके पास तो वहां पे, हाँ जी वीडियो भी है, वहां पे जब उन्होंने उसमें शरीक थे सीपीओ जो गुजरांवाला, भी तो नहीं देखे सुन लेना, हमारे चूहे वहां पे थे, सीपीओ गुजरांवाला उसमें शरीक थे, गालबन आरपीओ भी थे, ये मसूफ ख्याल लगता है डीसी भी थे, क्योंकि 22 के बाद 28 को गालबन हुई है, तो ये 22 को गए थे, ये राय मंजूर नासिर भी और कुछ फैमिलीज भी होंगी। तो वहाँ पे रात गए, थोड़ा सा उन्होंने बड़ा अच्छा गुनगुनाया है, मैं उनको परफॉर्मेंस को दाद देता हूँ। और इमरान खान साहब को अगर किसी परफॉर्मेंस की डीजे बट के अलावा अगर अच्छा गाना बजाना, सुरीले हैं, बड़े अच्छे हैं माशाल्लाह, उन्होंने अच्छा गाना गाया स्टेज पे परफॉर्म में अप्रिशिएट करते कि किसी की फन जो है ना उसके ऊपर आप ठीक है। अच्छा मेरी बात कमिश्नर हाउस में गुड गवर्नेंस थी, ये गुड गवर्नेंस है कि एसएनजी बिल गुजर का अभी भी वहां पे पेट्रोल पंप वहीं पर है, दो डिप्टी कमिश्नर उड़ गए। जब तक पंजाब के अंदर उस्मान बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर हैं, पीटीआई की हुकूमत है, और फराह खान साहिबा आपको पता है उनकी सहेली है, वो बुशरा मानिका साहिबा की उनकी सहेली है, लेकिन उनकी जो उसमें जो अगली सुन ले, इकबाल गुज्जर साहब आप जानते हैं जी, इकबाल गुज्जर साहब कौन है, उनका किस पार्टी से तल्लक है, किसके वजीर रहे हैं, और उनकी जो मिसेज हैं लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी में गालबन वो डीन थी, प्रोफेसर हैं, और उनके नीचे जो उनके मतहत हैं वो उस्मान बुज़दार साहब की जो है वो अहलिया जो है लेक्चरर हैं। ये आप नेक्सस जोड़ते जाइएगा, और उसके बाद फिर ये फराह और मैडम बुशरा, अब लाहौर में जब डीसी आप देख लें, डीसी जो आपकी डिप्टी कमिश्नर लाहौर आपकी, बाबर साहब, किसने लगाई है? मुझे एक बात यहाँ पे जो लगता है यहाँ पे जो गुज्जर राज है, गुज्जर खोखर राज है, उधर गुज्जर राज है, हमें बरादरियों पे नहीं जाना चाहिए। आप गुज्जर जब ऐसे आप बरादरी की बात करते हैं, एसएनजी बिल के साथ गुज्जर लगाते हैं, जब बुरे कहते हैं बरादरियों में नहीं जाना। अच्छा मेरी बात सुने ना, मुझे एक बात बताए, देखिए आपने भी खुद बोला कि इमरान खान साहब से अवाम को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन अभी इतना वक्त नहीं गुजरा। मुझे ये बताएं कि अभी पंजाब में कुछ नहीं हो रहा, विफाक में जो सूरत हाल है, कानून साजी हो नहीं रही है, असेंबली की सूरत हाल आपके सामने है। मुझे सिर्फ इतनी बात बता दें, मिनी बजट आ रहा है, 150 से 200 अरब रुपए के टैक्स इजाफी लगाने का सोचा जा रहा है। अवाम एक तो पहले ही परेशान है, महंगाई का रोना रो रहे हैं, मजीद महंगाई बढ़ने वाली है। मुझे ये बताएं, जब ये कर कुछ नहीं रहे, टैक्स इतने लगा रहे हैं, तो अवाम के पास दूसरी ऑप्शन क्या है, कहाँ जाएं? आपने देख लिया नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब के जो केसेस जिस तरीके से खुले हैं, एक ही उम्मीद थी इमरान खान साहब, अभी ठीक है इतना वक्त नहीं गुजरा, लेकिन हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है कोई और। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? देखिए यही सबसे बड़ा अलमिया और यही हमें परेशानी खाई जा रही है, डोगर साहब को, मुझे भी, शायद आपको भी, अवाम को भी, कि ये आखिरी होप के तौर पर लोगों ने इनको आजमाया है। लोग तंग आ चुके थे, जो 30-30, 40-40 साल का जो दो रवायती पार्टियां थी, जो उन्होंने आपस में बारियां की थी, जो लूट मार का बाजार गर्म था, उन्होंने कहा कि तीसरी जो है उसको ताकत को भी आजमाना चाहिए। अब तीसरी ताकत ने आके जो आवाम की दुर्गत बना रहे हैं, और जिस तरह तजर्बाकार टीम के साथ डार साहब ने सुन ले, डार साहब ने अद्वियात 9 से 15% महंगी, वो कहते हैं ये गरीब आवाम से इससे कोई तल्लक नहीं है। पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल गरीब आवाम से कोई तल्लक नहीं है। डीजल महंगा हुआ था, महंगा हुआ है, वो जिम्मेदारों को सारा उस पर चलता है, ट्रांसपोर्ट सस्ता करके 2 दिन बाद महंगा कर देते हैं। यूएफजी जो आपको पता है गैस चोरी का जितना रेट बढ़ा दिए गए, अभी बिजली महंगी है, गैस आ नहीं रही, बहुत कम आ रही है, बिजली नहीं आ रही, लोड शेडिंग हो रही है, शटडाउन। मामला ये है, महंगाई का जो जिन है, और फिर जिस तरह बेरोजगारी है, गुर्बत है। सिर्फ एक बात, पंजाब के अंदर सूरत हाल ये है, वर्स्ट सिचुएशन डोगर साहब जानते हैं, शहबाज शरीफ साहब एक सिस्टम बना गए थे कि घंटाघर उन्होंने बना दिया था सीएम को, कोई मिनिस्ट्री, कोई मिनिस्टर, कोई सेक्रेटरी कुछ नहीं कर सकता।
अब मामला यह है कि पंजाब के अंदर पैरालाइज हुआ पैरा सिस्टम, जो आप डोगर साहब की बात में एंडोर्स करता हूं, तमाम मिनिस्ट्री जो है पाबंद है कि सीएम सेक्रेटरी को समरी थ्रू करें, राइल साहब लेके बैठ जाते हैं, समरी पड़ी रहती है। जल्दी से आप बता दें। ये खान साहब, आप इस अवाम की आखिरी उम्मीद थे। मैं आपका बहुत बड़ा फैन था, मैं आपका बहुत बड़ा फैन था, हम सब ने आपको सपोर्ट किया, लेकिन जो गवर्नेंस है, जिस तरह से मिनी बजट की बातें हो रही हैं और जो महंगाई का तूफान आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि लोग कहीं ना इस सिस्टम से मायूसी जो है ना, इसके बाद पाकिस्तान के लिए डिजास्टर है, इस मुल्क के लिए डिजास्टर है। खुदारा अपनी पॉलिसी को रिवाइज करें। सही है। चलिए नाज़रीन, इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह पीर को फिर से मुलाकात होगी। पीर तक के लिए अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।